नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर सेकेंड का पेपर देने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी की तबाही। यह उसकी दूसरी वीडियो है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड है। इसके पहले हमने सौरमंडल में पृथ्वी चैप्टर से प्रैक्टिस किया था। आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ग्लोब यानी कि अक्षांश और देशांतर के बारे में समझेंगे और पृथ्वी की गतियों के बारे में, क्योंकि हम एनसीईआरटी की सीरीज को कर रहे हैं प्यारे दोस्त। और इस वीडियो में हम चित्रात्मक व्याख्या करने वाले हैं, यानी हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे विद पिक्चर के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड भी वीडियो को देखकर सही प्रकार से समझ सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे सीटेट की तैयारी आपकी सही प्रकार से हो सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे फ्रेंड्स की, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि विषुवत वृत्त होता क्या है दोस्त। ठीक है, जैसे चित्र पे आप देख पा रहे होंगे कि यह एक क्या है, पृथ्वी का संक्षिप्त रूप यानी कि ग्लोब यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि ये आप इसको देख पा रहे हैं, इस रेखा का नाम क्या विषुवत वृत्त है, या इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर का जो भी भाग होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। फिर इसी प्रकार से जो नीचे का पार्ट होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है कि पहला यहाँ पर दिया है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है कि विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या हम देशांतर कहते हैं। तो प्यारे दोस्त, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो कथन है प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि जब ग्लोब पे आप देखते हैं ना इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लोब है। ठीक है, तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसी रेखा का नाम क्या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है। तो ये 0 डिग्री मान पे है। ठीक है, ठीक इसी के ऊपर जो ये पार्ट है इससे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नीचे के पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो इन जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों के तीनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है दोस्त। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा या बी होगा या सी या डी। तो देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सही होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर बताया गया है तीसरे स्टेटमेंट में कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, यानी जैसे मान लीजिए आपका विषुवत वृत्त है तो इधर से आपकी उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी है को माप को क्या देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पर देशांतर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अक्षांश रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखा को हम समानांतर रेखा भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी यहाँ पर भी उतनी ही दूरी होगी। ठीक है दोस्त, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा था और थर्ड यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे पहला दूसरा सही है तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखेंगे कि जैसे कथन 1 है और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी की जो माप को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा न कह के अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसको हम समानांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर जो हम क्या करते हैं, कैसे मापते हैं, अंशों में हम मापते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तक स्थिति जो होती है सभी समानांतर होती है, यानी कि जो रेखा होती है बराबर होती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या है, समानांतर रेखा भी कहते हैं, इसे अक्षांश रेखा भी कहा जा सकता है। और ये जो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा होती है, ये कोई वास्तविक कोई रेखा नहीं होती है, यह एक क्या है, काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को क्या लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि फ्रेंड, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस या किन, है ना, किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ऑप्शन ए है कि उत्तरी ध्रुव, बी कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव, और सी कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों को, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इस चित्र को हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, चित्र में आपको बताया गया कि ये आपके क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा को बताया गया, यानी ऐसी जो बड़ी लाइन होती है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है,
यहीं पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर खड़ी लाइन है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है इन्हें समझते हैं दोस्त। देखिए हमारी पृथ्वी क्या है, इसकी आकृति बिल्कुल गोल है। ठीक है ना, इसलिए इसका कोई किनारा नहीं है। आप जैसे देखते हैं कि जैसे कोई गेंद होती है तो गोल होता है, उसका कोई किनारा होता नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे भी पृथ्वी हमारी ये क्या है, गोल है, इसकी आकृति है, इसका कोई किनारा नहीं होता है। तो जहाँ से कोई दूरी नापी नहीं जा सकती। ठीक है ना, फिर भी क्या होता है कि पृथ्वी पर दो एक बिंदु माना गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, या दक्षिणी ध्रुव कर सकते हैं या उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या आधारभूत संदर्भ बिंदु भी इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी दोनों ध्रुव को क्या कहते हैं, आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की किताबों से लिया गया है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के सेकेंड पेपर में जो सोशल साइंस का पेपर जो देने वाले हैं उनमें क्या पेपर जो आपके एनसीईआरटी किताबों से ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे एनसीईआरटी किताबों में बदलाव हुआ है, तो आप अपने एक एक पॉइंट को पढ़ते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। इसके पहले आप क्या है, सारे के सारे कंटेंट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए युग्मों को, ठीक है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है, अब बातों को समझना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को यानी कि ये स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम चित्र को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चित्र है ना ये सभी क्वेश्चन की जान है। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है एक ग्लोब है। ठीक है, तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसको क्या है पृथ्वी ये जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है ना, फिर ठीक इसी प्रकार से ऊपर का जो भाग हो गया ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे का भाग हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा और खींची गई है जिसका नाम है क्या, कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा और खींची गई जो 23.5 डिग्री पर ही, उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में एक और काल्पनिक रेखा खींची गई जो 66.5 डिग्री पर। ठीक है, और इसका नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त लिखा है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई जो 66.5 डिग्री पर है, इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब बात को समझते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो ऊपर 23.5 डिग्री पर है इसका नाम है कर्क रेखा नाम है। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री पर इसका नाम है मकर। अब बीच वाले का आप जानते हैं भूमध्य रेखा। अब बात को समझते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा की जो बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है चित्र में, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध, सॉरी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत और उष्ण। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो दिन के समय जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रात के समय लो होता है। ठीक है, यानी दिन में जैसे आप देखते हैं कि जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या दिन में वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात को उतने ही ठंडा रहता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पोल की तरफ जब हम जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध, यानी उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि चित्र को आपने अच्छे प्रकार से देखा होगा, आज समझ लिया होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कथन को पढ़ते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, पहला यहाँ पर दिया गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। अब देखिए कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें नींद ज़्यादा आती है। देखिए प्यारे दोस्त, होता क्या है, जब पढ़ाई होती है वो सीधे बैठ कर होती है। ठीक है ना, कभी आप ऐसा मत करिए लेट कर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम है, एग्जाम बार बार नहीं होता है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। तो ये जो पहला पॉइंट है बिल्कुल सत्य है, देखो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये कर्क रेखा मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। चित्र को देखते रहिए या समझते रहिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड कह रहा है कि कर्क रेखा एवं
उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र को कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, समझते हैं इनको भी हम। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये कर्क रेखा आपका है और ये आपका क्या दे रखा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त दे रखा है। इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये तो शीत कटिबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कथन गलत है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तीसरे में कहा कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या कहलाता है। तो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त आपका हो गया और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो इसको तो बीच में कहा जाए दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपको इसमें पूछा क्या है कि जो गलत नहीं, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है कथन ये सुमेलित नहीं है। तो इस चित्र को प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, इस चित्र को बहुत ही बारीकी से समझ लेना है, क्योंकि इस चित्र को हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं कि एक चित्र से आपको कई क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर एक 4 दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार आपको करना है। ठीक है, पहला यहाँ पर दिया है कथन कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर हम आपको जब अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका आकार एक समान नहीं होता, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आपके ध्रुव भूमध्य रेखा पर होता है। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं इसकी दूरी क्या है, कम होती रहती है, हो रही है ना, ध्रुव पे देखिए एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका जो कथन है यहाँ पर ये गलत हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सही आपका जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। और एक बात और समझेंगे यहाँ पर प्यारे दोस्त कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो इसको भी आप समझेंगे। ठीक है, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता जरूर लेना। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर कहा है दोस्त कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कि विषुवत वृत्त, बी करा देशांतरीय रेखा है, सी करा अक्षांश रेखा है और डी करा कि उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे चित्र में दिया क्या है कि ग्लोब है। अब यहाँ पर हम बना देते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है ना। अब देखो, अब इधर उत्तरी ध्रुव हो गया, मान लीजिए यहाँ पर नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब दोनों ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं देशांतरीय रेखा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, देशांतर रेखा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को से जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसको ही क्या देशांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यानी कि यह भी जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ने वाली जो रेखा होती है देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि पूर्व या पश्चिम के, यानी कि इधर ये पूर्व और पश्चिम की जो दिशा होती है, ठीक है ना, पूर्व और पश्चिम के जो स्थान होते हैं इनकी दूरी क्या होती है, कितनी होती है, इसको भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि देशांतर को कैसे मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से विषुवत या ध्रुव या भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। जैसा भी हमने पढ़ा था कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब देखेंगे दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। और यह ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो वो घटती जाती है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इनकी दूरी क्या घटती जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये, आपके विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि देशांतरीय यामांतर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए विचार करते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दोस्त क्या कह रहा है कि देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखा क्या अर्धवृत्त होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है यहाँ पर है, क्योंकि देशांतर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रहता है, तो ये अर्धवृत्त ही है, ठीक है। दूसरा है इनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। देखिए अब ऐसे ऐसे जब देशांतर रेखा आप देखोगे तो जब ये ध्रुव की तरफ बढ़ती जाती है तो इनकी दोनों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है, ठीक है। और जब ध्रुव पर पहुंचती है तो वहां पर क्या शून्य हो जाता है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि देशांतरी यामोत्तर की जो लंबाई है एक समान, देशांतरी यामोत्तर की जो लंबाई एक समान होती है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, जो लंबाई होती है वो एक समान ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी 1, 2, 3 कथन जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि जो कथन सारे के सारे यहाँ पर क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि पूछा क्या गया है यहाँ पर कि किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो निर्धारित करने का आधार क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो देशांतर जो रेखा होती है इसकी लंबाई एक समान होने के कारण क्या होता है कि सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, ठीक है। तब हुआ क्या था कि सभी देशों ने मिलकर यह निश्चय किया कि ग्रीनविच यानी कि जहाँ पर ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में जहाँ पर राजकीय वेधशाला स्थित है वहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है जिसे यामोत्तर कहते हैं से पूर्व और जो पश्चिम, ठीक है, ये जो देख पा रहे होंगे चित्र में आप, ठीक है, ये जो इधर पूर्व या पश्चिम, ठीक है, पूर्व या पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर यानी कि इस रेखा को क्या है, प्रमुख है, इसे क्या है, प्रमुख यामोत्तर रेखा माना गया, ठीक है, जिसका मान क्या 0 डिग्री है तथा इसके मान को हम 0 डिग्री देशांतर से दर्शाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह स्थान वह है जहाँ से जिसको हम मानक समय मानकर निर्धारित करके इसे आधार बनाते हैं। और यहाँ से हम जब पूरब की तरफ देखते हैं यानी 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक हम इसकी क्या है, गणना करते हैं, ठीक है। यानी कि जो 180 डिग्री है पूर्व में या पश्चिम में दोनों एक ही बिंदु पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 8 का रहा है यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना। पहला कथन यहाँ पर दिया है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों, ठीक है, समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। तो यह क्या है, सत्य है, ठीक है। सेकेंड करा कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, अभी हमने पिछले चित्र में हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। यानी कि प्रमुख जो यामोत्तर होते हैं, ठीक है, पिछले चित्र में आप देख लेंगे, यानी कि प्रमुख यामोत्तर जो होते हैं तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी को दो भागों यानी कि समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, किसी स्थान के देशांतर के आगे, ठीक है, पूर्व के लिए क्या लिखते हैं, उसको पू से प्रदर्शित करते हैं तथा पश्चिम के लिए प से प्रदर्शित करते हैं, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यानी यामोत्तर या रेखा ये दोनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। तथा 180 डिग्री देशांतर को क्या माना जाता है,
उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल होता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार आपको करना है। कथन क्या है कि ग्रीनविच से, ठीक है, यानी कि ग्रीनविच से क्या होता है कि पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्त, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि कथन सही है कि ग्रीनविच रेखा से जो पूर्व का जो समय होता है थोड़ा सा आगे होता है और पश्चिम को थोड़ा सा पीछे होता है, ठीक है ना। कारण क्या रहा है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कथन सही है कारण गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपको सही मिल जाएगा, ठीक है ना। कथन सही है कारण गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपका मैप है, ये मैप रख लीजिएगा, बहुत काम करेगा। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है ना, इसको क्या है कि कुछ कहीं कहीं जगह पे मोड़ा भी गया है, ठीक है, क्योंकि इसलिए मोड़ा गया है, इसको मोड़ा नहीं जाएगा तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे, सॉरी दोस्तों, ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, इसको मोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि इसलिए कि कभी कभी एक ही देश में क्या अलग अलग टाइम हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या है मोड़ा गया है। आगे समझेंगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया कि पृथ्वी को, ठीक है, यानी पृथ्वी को क्या है अपने अक्ष, सॉरी, पृथ्वी को अपने कक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, वो 4 डिग्री, सॉरी 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर क्या है लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो अब जैसे आप निकाल सकते हैं कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री में जब क्या है 24 से मल्टीप्लाई आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि 1 घंटे में कितने घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री, ठीक है। तो अब 1 घंटे में 15 डिग्री जब घूमती है पृथ्वी, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देखेंगे कि यदि यदि स्थान सॉरी यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 कि यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझेंगे इस प्रकार से, मान लीजिए कोई ग्लोब यहाँ पर है, ठीक है, और ये आपका क्या ग्रीनविच रेखा है, इधर ही आपका ये पूरब का भाग है और इधर ही आपका क्या पश्चिम का भाग है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि यदि कोई भी अगर स्थान है ग्रीनविच से क्या है इधर कितना है कि 20 डिग्री पूर्व है, जैसे मान लीजिए इधर 20 डिग्री पूर्व है, ठीक है, में स्थित है, तब आपको बताना है कि ग्रीनविच और उसका स्थान के समय में कितना अंतर होगा। तो जैसे अभी हमने देखा था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डिग्री बराबर जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल कर आपका आ जाएगा कितने, 80 मिनट, ठीक है। 80 मिनट का मतलब हो जाएगा दोस्त यहाँ पर कि 1 घंटा 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा 60 मिनट, सॉरी दोस्तों, जब यहाँ पर 80 मिनट निकल के आ जाएगा तो यानी कि 1 घंटे आपके 20 मिनट होगा, ठीक है ना। तो 1 घंटे जब 20 मिनट होगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 20 ही हो जाएगा, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। यानी जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, तो 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 4 करेंगे तो 80 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 80 मिनट का आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के किस यामोत्तर यानी कि देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना गया। तो जैसे मैप में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि भारत का मैप है, यहाँ पर ये क्या मानो कि यामोत्तर रेखा है
ये 82.5 पूर्वी देशांतर को क्या है भारत का मानक यामोत्तर स्थानीय समय माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर आपको करना है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के जो डिब्रूगढ़ है ये सब क्या है स्थानीय समय में लगभग क्या 2 घंटे का क्या होता है अंतर होता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये गुजरात दोनों के समय में क्या है 2 घंटे का अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। और यह जो क्या है कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर है ये आपके कहाँ से, ये आपके इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरता है, ठीक है। इसको भी समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है फ्रेंड्स कि भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। तो भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है, 5 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। यानी कि है कि जैसे कि देख पा रहे हैं आपकी भारत का जो मानक समय यामोत्तर यानी कि ग्रीनविच क्या है 82.5 पूर्वी देशांतर पे स्थित है, ठीक है। तो आपने देखा है कि जब जो पूरब की तरफ जो होता है वो टाइम थोड़ा सा आगे होता है, पश्चिम की तरफ वो पीछे होता है, ठीक है। तो जब 82.5 पूर्वी में भारत का जो स्थानीय मानक समय स्थित है, तो जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना 5.5 घंटा होगा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्यारे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कर रहा है कि कथनों पर विचार करना। पहला कथन कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ये सही है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सत्य हो गया। सेकंड करा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या परिक्रमण कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी क्या है कि चक्कर लगाते लगाते अगर वो सूर्य का भी चक्कर लगा रहे थे, इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है निरंतर घूमती रहती है, लगभग क्या है 24 घंटे में वह क्या है एक चक्कर को पूरा करती है, जिसको क्या कहते हैं घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पृथ्वी पूरे एक चक्कर लगाने में, ठीक है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो लगभग क्या है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और इसी गति को पृथ्वी की क्या वार्षिक गति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 15 यहाँ पर है स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो अक्ष है ये उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितनी डिग्री झुकी हुई है। जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी का आपका चित्र है, ठीक है। ये पृथ्वी का आपका चित्र है दोस्त। अब यहाँ पर जब लंब, ये आपका लंब जब देखेंगे, ठीक है, तो ये जब लंब आप डालेंगे यहाँ पर तो आपसे फिर पूछा जा रहा है कि ये कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो ये झुकी हुई है जो 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चित्र को देखेंगे सही प्रकार से आप समझेंगे, ठीक है। कि पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री क्या है झुका हुआ है, ठीक है। और इसके कक्षीय तल से कितने हैं 66.5 डिग्री का कोण बनती है। ये जो कक्षीय तल इसका है ये, ठीक है, इसे क्या है 66.5 डिग्री का ये क्या है दोस्त, ये कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे और ये 23.5 डिग्री पे झुकी है और इसका कच्ची तल पे 66.5 डिग्री का ये कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दोस्तों इसको देखेंगे सही प्रकार से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझाया गया है चित्र के माध्यम से। कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये आपका ग्लोब यहाँ पर है, ठीक है। यह आपका ग्लोब यहाँ पर है और यहाँ पर जब सूर्य की किरणें क्या होती है ना पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है, अब ये जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वहाँ पर रोशनी होता है
और जिस भाग पर नहीं पड़ता है रोशनी वहाँ पर अंधेरा होता है। जैसे ये वाला पार्ट आपका देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों को निर्धारित करने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं बीच में, इसी को कहते हैं प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब पढ़ोगे आपने तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है कि ग्लोब पर क्या है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से हमने आपको समझा दिया, आप चित्र में देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे दोस्त। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है आपको बता। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सामान्यतः क्या होता है कि एक वर्ष को कभी कभी गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांट दिया जाता है। ठीक है, और ऋतुओं में जब परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर क्या करती है कि पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे क्या करती है, जो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाती है। तो ये सब ऋतु में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की इस गति के कारण होता है। ठीक है ना, तो जबकि जब पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर अगर घूमती है तो इस गति को हम कहते हैं घूर्णन, जिसके कारण क्या दिन और रात होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 का रहा है। अब देखिए यह जो चित्र है दोस्त इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इस चित्र से सीटेट के पेपर में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो ये सारे चित्र को देख लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा इसी पर आधारित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, फिर इसके बाद चित्र को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि यह परिभाषा बताई गई है, यानी यह विशेषता किसके बारे में कह रहा है आपको बताना है। ठीक है, यानी कह रहा है कि 21 जून को, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 21 जून कहाँ पर है। तो ये आपका 21 जून ये आपको यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ इसकी बात कर रहा है। क्या कर रहा है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देखिए यहाँ पर क्या कर्क रेखा यहाँ पर ये है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सबसे सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, ऊष्मा अधिक होती है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र में ऊष्मा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होगा तथा सबसे छोटी रातें होंगी। अब पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनांत। देखो यहाँ पर चित्र में दिया है, तो आपको सब चीज़ याद कर लेना। ठीक है ना, उत्तरी अयनांत 21 जून को, दक्षिणी अयनांत आपको 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को क्या होता है आपको विषुव है, वसंत यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द लिखा 21 मार्च को, ये भी क्या है विषुव है। तो सब चीज़ को देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अयनांत। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है कि दक्षिणी अयनांत अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार आपको करना है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, तो ये क्या है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या कह रहा है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये भी बिल्कुल क्या सत्य है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतु होती है। ठीक है, तो यह क्या है गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि दक्षिणी जो गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में क्या प्रकाश होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें। ठीक है, लंबा दिन होता है और छोटी रातें होती है। ठीक है ना, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को क्या है
दक्षिण अयनांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्या क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन 20 यहाँ पर कह रहा है कि विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं, आपको बताना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कह रहा है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे आप देख लेंगे विषु के बारे में कहा जा रहा है दोस्त। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप विषु को समझ लेंगे। ठीक है, देखो आपके इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना, विषु के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कोई भी ध्रुव क्या है, सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि लीप वर्ष यानी जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो ये सभी को पता होता है कि एक लीप ईयर में कितने दिन होता है। ठीक है, तो एक लीप ईयर में आप सभी को पता होता है कि कितने दिन होते हैं, 366 दिन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कि पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और जो 6 घंटे का समय होता है, इसको क्या है कि 4 साल में काउंट करके यानी कि एक दिन को बढ़ा दिया जाता है। और यह आपके फरवरी के जो आपका जो लीप ईयर होता है, यानी कि जो फरवरी 29 की होती है, उसमें काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सब इसके आंसर की है प्यारे दोस्त। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं या क्विज करना चाहते हैं तो ये इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की तैयारी करने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।